हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किले। राजस्थान के दुर्गों के बारे में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से किले हैं। यानी कि आज से हमारा स्थापत्य कला का टॉपिक शुरू होता है। तो राजस्थान में बेसिकली बहुत सारे किले हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आज हम उनको पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे। तो किलों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, राजस्थान के अंदर अगर किलों की बात करें तो और राजस्थान के किले सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो किले हैं उनमें से 6 किले ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। वो किले कौन से हैं उनको देखते हैं, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो सबसे पहला है हमारा गागरोन। दूसरा है हमारा जैसलमेर। तीसरा है रणथंभौर। चौथा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। पांचवा है हमारा कुंभलगढ़। और छठवा है आमेर। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारे 6 किले ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है 2013 में। तो देखिए, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और आमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था 2013 के अंदर। ये जो 6 किले हैं ये सभी पर्वतीय किले हैं। कैसे हैं? पर्वतीय किले हैं, पर्वतीय दुर्ग है। करिए नोट इनको। आगे हम जब बात करते हैं किलों की, तो शुक्र नीति के अनुसार जो किलों के प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं आपके 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं या किले होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं एक बार। किले या फोर्ट। तो जो शुक्र नीति के अनुसार जो बताए गए हैं, शुक्र नीति के अनुसार अनुसार 9 प्रकार माने गए हैं दोस्तों। तो पहला है हमारा एरन दुर्ग। सेकंड है गिरी दुर्ग। तीसरा है जल दुर्ग। चौथा है धानवन दुर्ग। पांचवा है हमारा वन दुर्ग।
छठवां है पारिख दुर्ग, सातवां है पारिद, आठवां है हमारा सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, और नवा है हमारा सहाय दुर्ग। तो बेसिकली ये हमारे 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। एरन, गिरी, जल, धानवन, वन, पारिख, पारिद, सैन्य और सहाय दुर्ग। तो बात करें एरन दुर्ग की, यानी कि एरन दुर्ग या एरन किला वो होता है यानी कि जो घनघोर जंगल में बना हुआ किला हो। कैसे? घनघोर जंगल में बना हुआ, जहां पर पहुंचने का रास्ता कटीली झाड़ियों से निर्मित हो, यानी कि जो रास्ता हो वो ऊबड़ खाबड़ हो। तो ऐसे जो किले बने होते थे उनको क्या बोला जाता था? एरन दुर्ग। आगे बात करें हम गिरी दुर्ग की, यानी कि गिरी सामान्य सा अर्थ है कि पर्वतीय किला जो पहाड़ी पर बना हुआ हो। जल दुर्ग की बात करें, यानी कि ऐसा किला जो जल राशि के नजदीक हो, वो कौन से कहलाते थे? हमारे जल दुर्ग कहलाते थे। धानवन दुर्ग, धानवन बेसिकली संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है आपका मरुस्थल, यानी कि ऐसे किले जो मरुस्थल में बने हों वो क्या कहलाते थे? हमारे धानवन दुर्ग। बात करें वन दुर्ग की, यानी कि ऐसे किले जो कि साधारण वन में बने हों, वो किले क्या कहलाते थे? हमारे वन दुर्ग। आगे बात करें पारिख, पार्क यानी कि ऐसे किले जिनके चारों ओर खाई हो। क्या हो? खाई हो, यानी कि वे किले जिनके चारों ओर खाई होती थी वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग कहलाते हैं। बात करें पारिद दुर्ग की, यानी कि पारिद यानी कि जिसके चारों ओर परिधि हो, यानी कि परकोटा निर्मित हो, वो क्या कहलाते थे? हमारे पारिद दुर्ग कहलाते थे। सैन्य दुर्ग, जिन किलों में सेना रहती हो, जिस किले की सुरक्षा सेना के द्वारा की जाती हो, वो दुर्ग क्या कहलाते थे? हमारे सैन्य दुर्ग कहलाते थे। बात करें सहाय दुर्ग की, यानी कि ऐसे किले या ऐसे ऐसे किले जिनमें सहायता तत्काल प्रभाव से पहुंचाई जा सके, यानी कि जिसमें हमारे भाई बंधु रहते हों, यानी कि भाई बंधु परिवारजनों की सहायता द्वारा जिस किले की रक्षा की जाती हो, वो क्या कहलाते थे? हमारे सहाय दुर्ग कहलाते थे। तो इस प्रकार शुक्र नीति के अनुसार कितने किले बताए गए हैं? 9। कौन कौन से हैं देख लो एक बार। एरन, गिरी, जल, धानवन, वन, पारिख, पारिद, सैन्य और सहाय। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें बेसिकली, तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है आपका, शास्त्रों के अनुसार यानी कि ऐसा माना जाता है कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण पांडुपुत्र भीम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पांडुपुत्र भीम के द्वारा किया गया था। लेकिन आपके कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। यानी कि जो पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध, उसके अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया, ऐसा बताया गया है। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके बारे में आपको पता होगा कि इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़िया। यानी कि किलों का अगर सिरमौर अगर किसी किले को कहा जाता है तो वो कौन सा है? आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। बात करें चित्तौड़गढ़ किले की, तो दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये आपके मेसा के पठार में बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? मेसा पठार पर बना हुआ है। 1810 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। बात करें तो ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। यानी कि इसके पास से बेड़च और गंभीरी नदी बहती हैं। किसके पास? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में। बात करें चित्तौड़गढ़ किले की, तो देखो इसके अंदर आपके विजय स्तंभ बना हुआ है, जिसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो कुंभा ने जब इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था आपके यानी कि महमूद खिलजी पर, जो मालवा का शासक था, उस पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जैसे हिंदू
देवी देवताओं का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश कहा जाता है। किसको? यानी कि विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ का जो निर्माण करता थे, या बोल सकते हैं यानी कि जिन्होंने इसकी नींव रखी या जो आर्किटेक्चर बनाया पूरा, वो बनाया था आपके जैता द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? जैता इसके वास्तुकार थे। आगे बात करें तो विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है इसको। आगे अगर हम देखें तो जो विजय स्तंभ है उसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजयावघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजयावघर। क्योंकि जो विजय स्तंभ है उसके अंदर बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, आकृतियां बनी हुई हैं, तो इस कारण उसको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजयावघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजयावघर कहा जाता है। आगे बात करें तो इसके अंदर 7 गेट बने हुए हैं दोस्तों। कितने गेट बने हुए हैं? 7 गेट बने हुए हैं। जैसे हनुमान पोल हो गया, राम पोल हो गया, राज पोल हो गया, तारा पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, महालक्ष्मी पोल हो गया, चामुंडा माता पोल हो गया। तो इस तरीके से 7 गेट भी इसके अंदर बने हुए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो आवासीय किला है हमारा वो चित्तौड़गढ़ का ही किला है। कम से कम इसके अंदर 30,000 से अधिक लोग रहते थे। कितने? 30,000 से अधिक लोग इसमें रहते थे, इसलिए ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है। आगे बात करें अन्य इमारतों की, तो इस दुर्ग के अंदर मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। मीराबाई के जो गुरु थे संत रैदास जी, उनकी छतरी बनी हुई है। कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है। तुलजा भवानी मंदिर बना हुआ है। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारी इमारतें भी बनी हुई है। चलिए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निर्माण की। तो करवाया चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य। बात करें तो इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर कहा जाता है। यह किला मेषा के पठार पर 1810 फीट की ऊंचाई पर बना है। पास से गंभीरी एवं बेड़च नदियां बहती हैं। आगे बात करें तो यह किला इस किले में विजय इस किले में 7 गेट स्थित हैं। कितने गेट स्थित हैं दोस्तों? 7 गेट स्थित हैं। कौन कौन से हैं? तारापुल, भैरवपुल, महालक्ष्मी पुल, राजपुल, रामपुल, हनुमान पुल और चामुंडा पुल। कितने हो गए?
ये आपके 7 पोल बने हुए हैं दोस्तों, करिए नोट इसको। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यह जो किला है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। नेक्स्ट बात करें तो विजय स्तंभ बना हुआ है इसमें, विजय स्तंभ निर्माण करवाया कुंभा ने। किसने करवाया था दोस्तों? कुंभा ने निर्माण करवाया था, किसका? विजय स्तंभ का। और उपलक्ष्य में यानी कि उपलक्ष्य की बात करें तो मालवा के शासक, मालवा के शासक महमूद खिलजी पर जीत के बाद, यानी कि महमूद खिलजी से युद्ध जीतने के बाद में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया था। अब विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का, की मूर्तियों का विश्वकोश, विश्वकोश या अजयावघर, क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश या अजयावघर कहा जाता है। आगे बात करें तो इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। बात करें विजय स्तंभ की तो यह 120 फीट ऊंचा, ऊंचा एवं 9 मंजिल बनी हुई है। कितनी ऊंचाई पर है? 100 फीट, 120 फीट की ऊंचाई पर है और इसमें 9 मंजिल बनी हुई है दोस्तों, ये बात याद रखनी है। करिए नोट इसे। आगे नेक्स्ट बात करें अन्य इमारतों की। अन्य इमारतें तो इसमें कुंभा महल बना हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। आगे बात करें तो इसमें तुलजा भवानी मंदिर बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है दोस्तों? तुलजा भवानी मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, मंदिर। आगे बात करें संत रैदास की छतरी स्थित है, संत रैदास की छतरी स्थित है। आगे बात करें दोस्तों तो इसमें
इसमें चामुंडा, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार श्रृंगार चौरी स्थित है। चौरी, करिए नोट। आगे बात करें, इसमें एक लिंग मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर और समद्वेश्वर, समद्वेश्वर मंदिर स्थित है इसके अंदर। आगे बात करें इसकी चित्तौड़गढ़ किले की दोस्तों, तो इसमें 3 आपके साके हुए। कितने साके हुए? 3 साके हुए। इसमें पहला साका जो हुआ था वो हुआ था आपका 1303 ईस्वी में रतन सिंह के समय पे, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आपको पता ही होगा कि जो 1303 ईस्वी में जो साका हुआ था, जो रानी पद्मिनी थी और शासक जो थे वो रतन सिंह थे। तो रतन सिंह जी की जो पत्नी थी पद्मिनी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद सुंदर थी और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको देखने के लिए जब वो वहाँ पर गया तो उसके बाद में उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना ली। तो जो पहला जो शाखा हुआ दोस्तों वो हुआ आपका 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कौन था? तो रतन सिंह। कौन थे आपके? रतन सिंह जी। और जौहर किसने किया था? जौहर किया था पद्मिनी ने। किसने किया था? रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट जो शाखा हुआ दोस्तों वो हुआ था आपका 1534 ईस्वी में। कब हुआ था? नेक्स्ट दूसरा जो शाखा हुआ था वो हुआ था आपका 1534 ईस्वी में। गुजरात का शासक था बहादुर शाह जफर, उसने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। उस समय जो चित्तौड़ के राजा थे वो थे आपके विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य थे। उनकी जो माता थी कर्मावती, उनके हाथ में उस टाइम पे शासन की बागडोर थी। तो उस समय जो साका हुआ था वो हुआ था 1534 ईस्वी में और आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, जो कि गुजरात का शासक था। देखते हैं, आक्रमण किया था आपके बहादुर शाह ने। बहादुर शाह किसने किया था दोस्तों? बहादुर शाह ने किया था। शासक थे आपके विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और इनकी जो माता जी थी वो थी आपकी कर्मावती। कौन थी? कर्मावती। ये वही कर्मावती हैं जिन्होंने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने? कर्मावती ने। तो पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी वीरांगना या ऐसी कौन सी महारानी हुई जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता हेतु? तो वो हुमायूं था।
और रानी थी आपकी कर्मावती, इन्होंने भेजी थी। एक और बात करें विक्रमादित्य के बारे में, तो जब मीराबाई ने चित्तौड़ को छोड़ा था तो उस समय जो शासक हुआ करते थे वो आपके विक्रमादित्य ही थे। कौन थे? विक्रमादित्य थे। मैंने किसी पहली क्लास में बताया होगा आपको, जब संतों के बारे में मैं पढ़ा रहा था उस समय, कि मीराबाई जब चित्तौड़ छोड़ती हैं तो उस समय जो शासक थे वो थे आपके विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। तो दूसरा जो शाखा होता है वो आपका 1534 ईस्वी में होता है। आगे बात करते हैं तीसरे शाखे की, तो ये होता है आपका 1567 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? परसों 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। इस समय जो आक्रमण करता है चित्तौड़ पे वो होता है अकबर। कौन करता है? अकबर। और जो शासक होते हैं वो होते हैं आपके उदय सिंह जी। कौन? उदय सिंह जी। और जो यानी कि वीर में युद्ध में जो शहीद होते हैं वो होते हैं आपके जयमल और फत्ता। कौन? जयमल और फत्ता शहीद होते। देखते, तो आक्रमण करता है अकबर और चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह जी। और जिन्होंने युद्ध किया और लड़ते लड़ते शहीद हुए वो हुए आपके जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता। तो ये चित्तौड़ के तीन प्रमुख शाखे जो चित्तौड़ का इतिहास हमें बताते हैं कि कैसे कैसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये गौरवशाली इतिहास रहा है चित्तौड़ का। करिए नोटिस। नेक्स्ट बात करते हैं अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? कुंभलगढ़ के किले के बारे में हम बात करेंगे अब। तो जो कुंभलगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये मुख्य रूप से आपके राजसमंद में स्थित है। इस किले का जो निर्माण करवाया वो राणा कुंभा ने करवाया, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग यानी कि कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों वो 1443 से 1458 ईस्वी के मध्य करवाया था। बात करें इसके उपनामों की, तो इसे कमलमीर, मछेंद्र, माहौर, कुंभपुर आदि नामों से जाना जाता है। ये जो किला है दोस्तों कुंभलगढ़ का, ये आपका यानी कि ये जो किला बना हुआ है ये आपके अरावली की 13 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ किला है। कितनी? 13 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ किला है दोस्तों। ये यानी कि जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। कितनी? 3766 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी कि इस किले को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी, इतनी ऊंचाई पर इतनी बुलंदी पर बना हुआ किला है ये। कौन सा? कुंभलगढ़। चलिए देखते, बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ दुर्ग, बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण करवाया कुंभा ने 1443 ईस्वी के आसपास। यह किला यह किला 13 अरावली की अरावली की 13 पर्वतीय चोटियों से पर्वतीय चोटियों से घिरा हुआ है। बात करें इसके उपनामों की, तो इसे कुंभपुर, मछेंद्र, माहौर,
कमल, मीर आदि नामों से जाना जाता है। करिए नोट। बात करें कुंभलगढ़ के किले की दोस्तों, तो यह जो कुंभलगढ़ का जो किला है, इसकी जो दीवार है वो 7 मीटर चौड़ी है। कितनी? 7 मीटर चौड़ी। यानी कि 7 मीटर का मतलब समझते हो आप? यानी कि इतनी चौड़ी दीवार है कि इस पर एक साथ यानी कि 7 घुड़सवार, कितने? 7 घुड़सवार एक साथ इसमें दौड़ सकते हैं। कितने? 4 घुड़सवार। कितने दौड़ सकते हैं दोस्तों? 4 घुड़सवार इस पर एक साथ दौड़ सकते हैं। यानी कि ये 7 मीटर चौड़ी और 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। इस दुर्ग के जो शिल्पकार थे वो थे आपके मंडन। कौन थे दोस्तों? इस दुर्ग के जो शिल्पकार हुए वो हुए आपके मंडन। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। जेम्स टॉड ने इस दुर्ग को इस जो ये जो दुर्ग है कुंभलगढ़ का, इस दुर्ग की जो तुलना की है वो की है आपके एस्ट्रुक्शन दुर्ग से। किससे? एस्ट्रुक्शन दुर्ग से इसकी तुलना की है। किसने? जेम्स टॉड ने। इस दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों, यानी कि एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ है जिसको कटारगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। और कटारगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यह कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था। किसका? राणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था। कौन सा? कटारगढ़ का किला, जो इसके अंदर बना हुआ है। यानी कि कटारगढ़ के किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि किस किले को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कटारगढ़ को कहा जाता है। कुंभा के निवास स्थान कौन सा था? तो आपका कटारगढ़। तो ये बातें याद रखनी है। चलिए बात करें शिल्पकार की, तो शिल्पकार थे आपके मंडन। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो दीवार है, दीवार 7 मीटर चौड़ी एवं 36 किलोमीटर लंबी। लंबी है। इसके अंदर दूसरा किला बना हुआ है। दूसरा किला बना हुआ है। बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़। क्या कहते हैं दोस्तों? कटारगढ़ कहते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है। जो दूसरा किला बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। आगे बात करते हैं कटारगढ़ की। तो जो कटारगढ़ का जो किला है इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख। कुंभा का निवास स्थान। कुंभा का निवास स्थान कौन सा था आपका? कटारगढ़। आगे बात करें कुंभलगढ़ किले की, तो दोस्तों इसमें मामदेव कुंड स्थित है। कौन सा? मामदेव कुंड स्थित है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जो राणा कुंभा का जो पुत्र था उदा, उसने राणा कुंभा की हत्या किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों मामदेव कुंड के पास में उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी। कब? कहाँ की थी? मामदेव कुंड के पास। तो लिखे इसमें, नोट डाल के लिख सकते हो आप। मामदेव कुंड के पास, कुंड के पास कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या की थी।
ये बात भी याद रखनी है, करिए नोट। आगे बात करें तो कुंभलगढ़ की जो जो किला है, इसके अंदर ही आपको पता होगा कि 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था। किसमें हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है एग्जामिनर कि महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था, तो आपके कुंभलगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इस किले के अंदर कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी स्थित है। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में कहा जाता है कि वह 5 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। कैसी? 5 शिलालेखों पर लिखी हुई है, जिसके बारे में यानी कि उसके अंदर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर यानी कि पूरे मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। किसका? मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। किसमें? आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। देखते हैं 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दुर्ग में हुआ था। यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। कितने पर? 5 शिलालेखों पर। और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जो रचना की थी, यानी कि इसको जो लिखा था, वो थे आपके रचनाकार की बात करें तो वो थे आपके रचनाकार कान्हा व्यास। यहां से भी प्रश्न बनता है, कई बार पूछ लेता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो कान्हा व्यास ने की थी। किसने की थी? कान्हा व्यास ने की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अब गागरोन दुर्ग की। किसकी दोस्तों? गागरोन किले की। आपको पता होगा कि गागरोन का किला आपके कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर स्थित है। अब बात करें गागरोन के किले की, तो आपको पता होगा कि यह एक जल दुर्ग माना जाता है। कैसा दुर्ग माना जाता है दोस्तों? गागरोन का किला जल दुर्ग माना जाता है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग अगर कोई है तो वो कौन सा है? आपका गागरोन का किला है। प्रश्न ऐसे बनता है कि राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, तो आंसर होगा गागरोन का किला होगा। गागरोन दुर्ग की अगर बात करें दोस्तों, तो यह बिना नींव के बना हुआ किला है। कैसा है? बिना नींव के बना हुआ है, यानी कि इसकी कोई नींव नहीं है, ये सीधा पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इसके पास से दोस्तों यानी कि 2 नदियां बहती हैं आपकी, काली सिंध और आहू। यानी काली सिंध और आहू नदी के संगम पर जो किला बना हुआ है वो है आपका गागरोन का किला। बात करें तो गागरोन का जो किला है ये बनवाया था आपका, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपका डोड परमार राजाओं ने। किसने करवाया था? डोड परमार राजाओं ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, गागरोन के किले का। और इस किले को सामान्य यानी क्षेत्रीय भाषा में धूलरगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलरगढ़ भी इसको कहा जाता है। ये गागरोन क्षेत्र में बना हुआ है, और गागरोन क्षेत्र में आपको पता होगा कि गागरोनी तोता पाया जाता है, जिसको हीरामन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गागरोन को। आगे बात करें तो गागरोन का जो किला था उस पर खींची वंश का शासन था। किसका? खींची वंश का शासन था। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि संत पीपा जी का जो जन्म हुआ था वो आपके गागरोन किले में ही हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उनका जो मूल नाम था प्रताप सिंह खींची था, जो कि आपकी खींची शाखा से संबंधित थे। किससे? खींची शाखा से संबंधित थे। चलिए आगे बात करते हैं गागरोन के किले की। तो तीसरा है हमारा गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग। तो बात करें सबसे पहले निर्माण की, तो निर्माण करवाया आपका डोड परमार
राजाओं ने राजाओं ने इसलिए इस किले को क्या कहा जाता है? डोरगढ़, धूलरगढ़, धूलरगढ़, धूलरगढ़। नेक्स्ट बात करें तो यह जल दुर्ग है। कैसा है दोस्तों? जल दुर्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस दुर्ग यह जो किला है, यह दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। करिए नोटिस। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो गागरोन का जो किला है, ये इस पर आपके बीजल देव यानी कि बीजल देव का इस पर शासन था शुरुआत में। तो आपके जो खींची वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं देवन सिंह, उन्होंने बीजल देव को हराकर गागरोन के किले पर अधिकार कर लिया। उसी समय इस किले का नाम गागरोन रखा गया था। किस समय? जब देवन सिंह खींची ने बीजल देव को हरा दिया, अपने कब्जे में ले लिया गागरोन के किले को, उसके बाद इसका नाम रखा गागरोन का किला। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि देवन सिंह खींची ने बीजल देव को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया। और नाम रखा, क्या नाम रखा? गागरोन। क्या रखा दोस्तों? गागरोन का किला लिखा। आगे बात करते हैं तो इस पर गागरोन के किले की अगर हम बात करें तो इसमें 1423 ईस्वी में पहला साका हुआ अचलदास खींची के समय। किसके समय दोस्तों? अचलदास खींची के समय इसमें पहला साका होता है, जब मालवा का शासक होशंग शाह आक्रमण करता है और अचलदास खींची लड़ते हुए इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इस समय गागरोन का पहला शाखा होता है 1423 ईस्वी में। आगे बात करें तो दूसरे शाखे की, तो दोस्तों 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने अचलदास खींची के पुत्र पालन सिंह पर आक्रमण कर दिया और सुल्तान की उसमें विजय होती है। और इस समय गागरोन का दूसरा शाखा होता है दोस्तों। कौन सा होता है? दूसरा शाखा होता है। और जो आपका महमूद खिलजी होता है, वो इसका नाम बदल कर क्या रख देता है? मुस्तफाबाद रख देता है। क्या रख देता है? मुस्तफाबाद रख देता है। आगे बात करें शाका की, गागरोन के शाकों के बारे में। शाका तो प्रथम शाका होता है आपका 1423 ईस्वी में। शासक होते हैं आपके अचलदास खींची। अचलदास खींची। और
आक्रमण करता है आपका होशंग शाह। होशंग शाह। गुजरात। ये गुजरात का सुल्तान होता है होशंग शाह, ये आक्रमण करता है। और प्रथम जो शाखा होता है, प्रथम शाखा। बात करें नेक्स्ट, देखिए इसे, दूसरे शाखे की अगर हम बात करें तो आपका 1444 ईस्वी में दोस्तों दूसरा शाखा होता है। दूसरा शाखा। शासक होता है आपका अचलदास खींची का पुत्र पालन। और आक्रमण करता है दोस्तों महमूद महमूद खिलजी प्रथम। खिलजी प्रथम। और गागरोन के किले का नाम बदलकर क्या रखता है मुस्तफाबाद। नाम बदलकर क्या रखता है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि जब महमूद खिलजी ने जब गागरोन पर आक्रमण किया तो उस समय महमूद खिलजी ने उसका गागरोन के किले का नाम क्या रखा था, तो मुस्तफाबाद रखा था। तो दूसरा पहला शाखा होता है आपको 1423 ईस्वी में अचलदास खींची के समय आक्रमण करता है होशंग शाह। दूसरा होता है 1444 ईस्वी में अचलदास खींची के पुत्र पालन सिंह के समय, यानी कि उस समय आक्रमण करता है आपका महमूद खिलजी प्रथम। और गागरोन के किले का नाम बदल के क्या रख देता है आपका मुस्तफाबाद रख देता है। ये बात याद रखनी है, करिए नोट। आगे बात करें, यानी कि जो पहला जो शाखा हुआ था अचलदास खींची के समय, तो इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपकी, यानी कि एक हमारे लेखक हुए शिवदास गाणन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी अचलदास खींची री वचन का। उसमें हम जो गागरोन का जो प्रथम शाखा हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो किसकी पुस्तक है, शिवदास शिवदास गाणन। शिवदास गाणन पुस्तक है अचलदास अचलदास खींची री वचन का। खिचड़ी वचन का, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, पुस्तक के बारे में कई बार पूछा गया है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है क्या, कि अचलदास खिचड़ी वचन का, यानी कि पूछ लेगा अगर एग्जामिनर आपसे कि गागरोन के प्रथम शाखे का वर्णन या प्रथम शाखे के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो वो है आपकी अचलदास खिचड़ी वचन का पुस्तक। किसने लिखी थी, शिवदास गाणन जी ने लिखी थी ये पुस्तक। करिए नोट इसे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इमारतों के बारे में। इमारतों की अगर हम बात करें तो संत पीपा की छतरी इसी में बनी हुई है, किसमें, गागरोन के किले में। तो और आगे बात करें अगली नेक्स्ट, तो इसमें मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। किसकी, मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है इसमें। तो सबसे पहले तो संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की छतरी। सेकंड आपकी मधुसूदन मधुसूदन मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह।
इनका जो नाम था वो था हमीमुद्दीन हमीमुद्दीन नागौरी। यानी कि ये मुख्य मुख्य इमारतें इसके अंदर बनी हुई हैं। हमीमुद्दीन नागौरी को ही मीठे शाह कहा जाता है। और मधुसूदन मंदिर बना हुआ है, संत पीपा की छतरी बनी हुई है। अगर पूछ ले संत पीपा की गुफा, अगर संत पीपा की संत पीपा की गुफा पूछ लेता है, संत पीपा की गुफा, तो ये दोस्तों आपके टोड़ा टोड़ा टोंक के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर है? छतरी की बात करें तो गागरोड का किला, और गुफा की अगर बात करें संत पीपा की तो वो बनी हुई है आपकी टोड़ा टोंक के अंदर। ये बात याद रखनी है, करिए नोट। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते। अगली क्लास में हम जो बचे हुए किले हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज जो ये 3 किले हमने कंप्लीट किए हैं, आप इनको और अच्छे तरीके से पढ़ना, और हम नेक्स्ट क्लास में जितने भी हमारे बचे हुए किले हैं उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।